हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मेटलर्जी लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। तो मेटलर्जी, व्हाट इज द मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से मेटल निकालने की प्रक्रियाओं को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, सेकेंड वन इज द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, थर्ड वन इज द रिडक्शन। तो फर्स्ट वन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब जो माइन से ओर निकलता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उन सारी इम्प्योरिटीज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, या इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, फोर्सफुलेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, लीचिंग। फिर आपने पढ़ा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ऑब्वियसली और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करा जाता है, क्योंकि ऑक्साइड ओर की रिडक्शन मोर एजियर होती है। तो रोस्टिंग आप लोगों को बताया कि सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की रोस्टिंग होती है। इसमें ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ओर और इम्प्योरिटीज क्या हो जाए, तो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने देखा जिंक ब्लेंड की रोस्टिंग, कॉपर पायराइड की रोस्टिंग, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की रोस्टिंग, ऑब्वियसली गैलेना की रोस्टिंग, सिनेवार की रोस्टिंग। दूसरा आपने पढ़ा कैल्सिनेशन। तो ऑब्वियसली कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये सब जो ओर होती है उसकी रोस्टिंग नहीं बल्कि कैल्सिनेशन होती है। इसमें ओर को हीट किया जाता है एलोन या किस सब्सटेंस के साथ मिलाकर के एब्सेंस ऑफ एयर, ताकि ओर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा स्टेप रिडक्शन होता। तो ऑब्वियसली जो आपने ऑक्साइड और ऑब्टेन करी बाय प्रोसेस लाइक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, उसको मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। उसके डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, दैट इज केमिकल रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, इसी को हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो बेसिक केमिकल रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन और मेटल डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो आपने मेटल ऑब्टेन किया वो 100% प्योर नहीं होती है। तो डिजायर्ड प्योरिटी को पाने के लिए हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करते हैं। तो बेसिक मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी मेथड ऑफ रिडक्शन, दैट इज केमिकल रिडक्शन और मेटल डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और मेटल डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या सेल्फ रिडक्शन। तो किसी मेथड द्वारा आपने जो मेटल ऑब्टेन करी है वो 100% प्योर नहीं होती है। तो टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्योरिटी मेटल एक्सट्रैक्टेड इज प्यूरिफाइड। जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करा उसे हम लोग क्या करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन की अलग अलग प्रोसेस होती है। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल अलग अलग प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। जैसे फर्स्ट वन इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस, लिक्वेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, क्रोमैटिक मेथड। तो बहुत सारी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल की प्यूरिफिकेशन। तो मेटल एक्सट्रैक्टेड, मेटल जो आपने एक्सट्रैक्ट करा, मेटल एक्सट्रैक्टेड थ्रू एनी मेथड, बाय एनी मेथड डिस्क्राइब्ड एबव, जो पहले आपने पढ़ा रिडक्शन मेथड, डिस्क्राइब्ड बाय रिडक्शन मेथड any method described above contain some impurity। उसके अंदर क्या होती, तो कुछ अशुद्धता बची रह जाती है। तो मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड डिस्क्राइब्ड एबव contains some impurity। तो टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्यूरिटी, ऑब्वियसली किसी को 99% प्योर मेटल चाहिए, किसी को 99.9% प्योर चाहिए,
किसी को 98% भी काम चल जाएगा। तो टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्योरिटी मेटल एक्सट्रैक्टेड, जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया है इज प्यूरिफाइड, जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया उसे क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है। तो देयर आर वेरियस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल, there are following type, there are following method of purification, there are following method of purification, there are following method of purification of metal। तो जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया, एनी मेथड डिस्क्राइब्ड एबव कंटेन सम इम्प्योरिटी, जो मेटल ऑब्टेन हुआ एनी मेथड डिस्क्राइब्ड एबव उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती हैं। तो टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्योरिटी, तो डिजायर्ड प्योरिटी को अपनाने के लिए मेटल जो एक्सट्रैक्ट किया गया उसे प्यूरिफाई किया जाए। तो टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्योरिटी मेटल एक्सट्रैक्टेड इज प्यूरिफाइड। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो नेचर की मेटल की नेचर के आधार पर अलग अलग प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज, जो पहली प्रोसेस है दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। फर्स्ट वन इज द डिस्टिलेशन मेथड। जैसा नाम है डिस्टिल किया जाएगा, मतलब मेटल को हीट किया जाता है, वेपर जो फॉर्म होती है उसे सेपरेट करके कॉन्डेंस कर जाता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो मेटल को पहले वेपर बनाया जाता है, उस वेपर को सेपरेट करके कॉन्डेंसेट कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली डिस्टिलेशन मेथड। सेकेंड वन इज द लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड में ऑब्वियसली मेटल को इंक्लाइन प्लेन पर हीट किया जाता है। जो मेटल होती है, जो मेटल जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो मेल्ट डाउन कर जाता। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, मतलब ऑब्वियसली इम्प्योर मेटल को एनोड पर लिया जाता है, प्योर मेटल को कैथोड पर लिया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है मेटल का, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता तो जो प्योर मेटल होती है एनोड से निकल करके कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। फोर्थ वन इज द जोन रिफाइनिंग मेथड, मतलब ऑब्वियसली हाई प्योरिटी मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। इसमें मेटल को एक रॉड के फॉर्म में लिया जाता है, उसके ऊपर सर्कुलर हीटर फिट किया जाता है और वो हीटर जोन बाय जोन हीट करता जाता है और उसकी रिफाइनिंग होती, मतलब प्यूरिफाई होता चला जाता है। फिफ्थ वन इज द वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड एंड सिक्स वन इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो दीज आर द सम मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो जो मेटल ऑब्टेन होती है बाय रिडक्शन से आपने जो मेटल ऑब्टेन करी, मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड डिस्क्राइब्ड एवं, मतलब रिडक्शन से जो आपने मेटल ऑब्टेन करी उसमें सब इम्प्योरिटी होती है। तो डिजायर्ड प्योरिटी को पाने के लिए, तो टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्योरिटी मेटल एक्सट्रैक्टेड इज प्यूरिफाइड, जो मेटल एक्सट्रैक्ट करा उसी की प्यूरिफिकेशन करी जाती है, उसकी शुद्धिकरण कर जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो नेचर, मेटल की नेचर के आधार पर अलग अलग प्यूरिफिकेशन की मेथड है। पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए फॉलोइंग मेथड्स है, दैट इज डिस्टिलेशन मेथड, लिक्वेशन मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जोन रिफाइनिंग मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज डिस्टिलेशन मेथड। तो फर्स्ट वन इज डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ये एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल टू
वोलाटाइल मेटल, मतलब ऐसे मेटल जो वोलाटाइल इन नेचर होती है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे ऑब्वियसली जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में करा क्या जाता है, तो इन दिस मेथड इस मेथड में इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल होती है इज हीटेड, हीट किया जाता है। तो चूंकि ये वोलाटाइल इन नेचर होता, तो जो इम्प्योर मेटल को ऑब्वियसली हीट किया जाता, इम्प्योर मेटल को अगर आप हीट करेंगे, ये आपका इम्प्योर मेटल सपोज है, तो अगर इम्प्योर मेटल को अगर आप हीट करेंगे, इम्प्योर मेटल को अगर आप हीट करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगी, तो यहाँ से वेपर बनेगी, तो वेपर को सेपरेट करके क्या करेंगे, तो कॉन्डेंसेट कर देंगे, है ना। यहाँ पर वेपर जो बना, यहाँ पर वेपर फॉर्म, यहाँ से वेपर ऑब्वियसली निकलेंगी जब मेटल को जब हीट करेंगे, क्योंकि मेटल वोलाटाइल इन नेचर है, तो जब इसे आप हीट करेंगे तो ये मेटल क्या होंगी, तो वेपर बन के अलग हो जाएगा, उसको ऑब्वियसली सेपरेट करके कॉन्डेंसेट कर दीजिए। तो ये करें कि इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल हीटेड, जो वेपर फॉर्म होती है, जो वेपर फॉर्म होती इज सेपरेटेड, वेपर फॉर्म क्या होगी, जो वेपर होगी फॉर्म इज सेपरेटेड एंड कॉन्डेंसेट, और इसे कॉन्डेंसेट कर दिया जाता है, और ऑब्वियसली एंड इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड, और इम्प्योरिटी ही छूट जाएंगी। जो प्योर मेटल होगा वो निकल के वेपर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, उसे हम कॉन्डेंसेट कर देंगे। तो कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन मेथड एप्लीकेबल होता है वोलाटाइल मेटल के लिए, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए। इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है, तो चूंकि मेटल यहाँ पर वोलाटाइल इन नेचर है, चूंकि मेटल यहाँ पर वोलाटाइल इन नेचर, इसलिए क्या होता है, तो वेपर बन के एस्केप कर जाएगा, उसको सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए और कॉन्डेंसेट कर दीजिए। ऑब्वियसली इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड, है ना, और इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड, और इम्प्योरिटी क्या होगी, तो पीछे छूट जाएंगे, इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड। उसी तरह से सेकेंड वन इज द लिक्वेशन मेथड, सेकेंड वन इज द लिक्वेशन मेथड। तो पहली पॉइंट कि ये जो मेथड है एप्लीकेबल है उन सारे मेटल के लिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, तो ये एप्लीकेबल है वैसे मेटल के लिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, तो लो होती है। तो पहली पॉइंट कि लिक्वेशन मेथड, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज एप्लीकेबल डायरेक्टली। तो ये दिस मेथड of purification, this method of purification is applicable to metal having low melting point, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है। इस मेथड में करा क्या जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया टीन ले लीजिए, लेड हो गया, ATC। इस मेथड में करा क्या जाता है कि जो इम्प्योर मेटल होती है, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता, इन दिस मेथड, इस मेथड में इम्प्योर मेटल, इम्प्योर जो मेटल होती है इज हीटेड, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है एट इंक्लाइंड प्लेन, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है एट इंक्लाइंड प्लेन, एट इंक्लाइंड प्लेन। तो जो प्योर मेटल होती है, तो जो प्योर मेटल होती है मेल्ट कर जाता है, प्योर मेटल मेल्ट एंड फ्लो डाउन, और यह क्या होता तो नीचे फ्लो कर जाता है, एंड इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड, और जो इम्प्योरिटी होती है लेफ्ट बिहाइंड, इम्प्योरिटी पीछे छूट जाता है। तो बेसिक इन दिस मेथड, लिक्वेशन मेथड, मतलब इन दिस मेथड में क्या किया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल होती है, जो इम्प्योर मेटल होती है, जो इम्प्योर मेटल होती है, इट इज द इम्प्योर मेटल। ये क्या है, इम्प्योर मेटल, इट इज द इम्प्योर मेटल, ये इम्प्योर मेटल है। इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है किस पर, तो इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है इंक्लाइन प्लेन पर, इम्प्योर मेटल है, इसको हीट किया जाता है इंक्लाइन प्लेन पर। तो बेसिक यहां से क्या होती, तो जो मेटल होती है मेल्ट डाउन कर जाता है, यहां से मेटल क्या होता है तो मेल्ट डाउन कर जाता है।
तो यहाँ पर इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है इंक्लाइन प्लेन पर। तो चूंकि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो है, जब हीट करेंगे तो जो प्योर मेटल होगा वो क्या होगा, तो फ्लो डाउन कर जाएगा और इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। मतलब यहाँ पर क्या आ गई, तो प्योर मेटल आ गई। तो ऑब्वियसली जो यहाँ प्योर मेटल हो गई, ये प्योर मेटल हो गई। तो लिक्विडेशन मेथड, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है ये एप्लीकेबल है वैसे मेटल के लिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जैसे टीन है, लेड है। इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है इंक्लाइन प्लेन पर। तो चूंकि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए जो प्योर मेटल होता वो मेल्ट डाउन कर जाता और इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड और इम्प्योरिटी पीछे छूट जाएंगी। तो जैसा नाम है डिस्टिलेशन मेथड में ये एप्लीकेबल है वैसे मेटल के लिए जो वोलाटाइल इन नेचर होता है। इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है। चूंकि मेटल वोलाटाइल इन नेचर होती है, मतलब उड़ने वाला होता है, तुरंत वेपर बनने वाला होता है। तो चूंकि मेटल यहाँ पर वोलाटाइल होता है, मतलब उड़नशील होता है, वोलाटाइल मतलब उड़नशील होता है, इसे एस्केप कर जाता है वेपर के फॉर्म में, उसे सेपरेट करके कंडेंसेट कर देते हैं, तो बेसिस में प्योर मेटल मिल जाती है। लिक्विडेशन मेथड वैसे मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। इस मेटल में क्या करा जाता है, तो इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है एट इंक्लाइन प्लेन। तो चूंकि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो है, इससे मेल्ट डाउन कर जाता है और इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। जैसे टीन, लेड, इन सब के लिए क्या किया जाता है, तो लिक्विडेशन मेथड लगाया जाता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये एप्लीकेबल है लेस रिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सब के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एप्लीकेबल है लेस रिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर, इन सब के लिए। इस मेथड में जो इम्प्योर मेटल होती है, इस मेथड में जो इम्प्योर मेटल होती है उसको एनोड पर लिया जाता है। ये क्या है, तो एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है। तो ऑब्वियसली इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल टेकन एट एनोड, इम्प्योर जो मेटल होती है लिया जाता है एनोड पर, और जो प्योर मेटल होती है वो लिया जाता है किस पर, तो कैथोड पर। ऑब्वियसली एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इस मेथड में जो इम्प्योर मेटल होती है, जो मतलब इम्प्योर मेटल का जो रॉड फॉर्म है यहाँ पर एनोड पर लिया हुआ है, और जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर लिया हुआ है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होती है वो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल होती है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल होती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ सिल्वर है, तो ये एनोड पर क्या, तो सिल्वर है इम्प्योर फॉर्म। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ की जो सिल्वर की एटम है, आप जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पर जो सिल्वर एटम मौजूद है, इस एनोड में जो सिल्वर एटम मौजूद है वो क्या होगा, तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ध्यान रखें, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो सिल्वर एटम होगी वो क्या होगा, तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा Ag+ इलेक्ट्रॉन में। मतलब इसके अंदर जो Ag थी वो Ag+ के फॉर्म में इसमें क्या हो रहा है, तो घुलता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो Ag+ के फॉर्म में घुलता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ इधर से आएगा। और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर Ag+ है, इस सोल्यूशन के अंदर Ag+ है, तो वो क्या करता है, तो सोल्यूशन में मौजूद Ag+ को इलेक्ट्रॉन गेन करा देगा और Ag सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट कर देगा। तो ये कह कि इन दिस मेथड जो इम्प्योर मेटल होता वो एनोड पर लिया जाता है और जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड पर लिया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ली जाती है सॉल्ट ऑफ मेटल लिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि सिल्वर को आपको प्यूरिफाई करना है, तो ये सिल्वर का जो रॉड लिए, जो इम्प्योर रॉड है उसको एनोड पर ले लीजिए और जो सिल्वर का प्योर रॉड होगा वो कैथोड पर होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते तब क्या होगी, तो एनोड मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन, एनऑक्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। तो बेसिक एनोड पर जो सिल्वर एटम होंगी, एनोड पर जो सिल्वर एटम होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और Ag+ आयन में बदल जाएगा। और Ag+ आयन क्या होगा, तो यहाँ पर घुल आएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ यहाँ पर आएगा और यहाँ आने के बाद इस सोल्यूशन के अंदर जो Ag+ आयन घुला हुआ है उसे गेन करा देगा और तो सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा। मतलब सिंपल उतना नहीं करके सिंपल क्या कहते हैं कि जब हम इम्प्योर मेटल को एनोड पर लिए, प्योर मेटल को कैथोड पर लिए, इम्प्योर मेटल को एनोड पर लिए, प्योर मेटल को कैथोड पर लिए, और जब बैटरी के ऑब्वियसली एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर रखे, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगी क्या होगा, तो जो Ag होंगी Ag+ के फॉर्म में
इसमें घुलता जाएगा, Ag प्लस के फॉर्म में घुलता जाएगा, और जितना Ag यहाँ पर घुलेगा उतना ही Ag यहाँ पर डिपॉजिट भी हो जाएगा। तो जितना यहाँ घुलेगा इतना डिपॉजिट होगा, जितना Ag प्लस यहाँ घुलेगा उतना डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि इक्विवेलेंट मास, वही कह रहा है कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो एनोड पर जो मौजूद मेटल की आयन होगी वो ऑक्सीडाइज करके इसमें घुलेंगी, और बेसिक एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो जो मेटल की एटम होगी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके और बेसिक मेटल आयन के फॉर्म में इसमें घुलता जाएगा, और वही आयन इस यहाँ पर क्या होगी तो डिपॉजिट होती जाएंगी। मतलब आप डायरेक्ट कहिए कि यहाँ से मेटल निकल के यहाँ पर जा रहा है, मेटल से निकल के जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो पहले मेटल ऑक्सीडाइज करके मेटल आयन में गया, फिर मेटल आयन यहाँ डिपॉजिट हो गया, पहले मेटल ऑक्सीडाइज होकर के मेटल आयन में गया, फिर मेटल आयन यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो ये करा कि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, लेस रिएक्टिव मेटल के लिए। इस मेथड में क्या किया जाता, तो जो इम्प्योर मेटल होती है वो एनोड पर लिया जाता है और प्योर मेटल कैथोड पर लिया जाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है सॉल्ट ऑफ मेटल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते तो मेटल फ्रॉम एनोड क्या होता, मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिपॉजिट और कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर जो मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज कर करके ऑब्वियसली मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, घुल जाएगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, घुल जाएगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, घुल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, तो इसके अंदर जो घुला हुआ मेटल आयन है उसको डिपॉजिट करा के रिडक्शन करा देगा। मतलब ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एनोड पर जो मेटल आयन है, एनोड से क्या होगी तो मेटल डिजॉल्व होगी सॉल्यूशन में, और वही मेटल आयन कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड में कहिए कि आपने सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, मतलब मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया, यहाँ पर इम्प्योर मेटल, यहाँ पर प्योर मेटल लिया। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो मेटल पहले मेटल आयन में कन्वर्ट होकर के यहाँ घुला, फिर ये डिपॉजिट हो गया, मेटल आयन में कन्वर्ट होकर के इसमें घुला, फिर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, मेटल आयन में कन्वर्ट होकर यहाँ घुला, फिर यहाँ डिपॉजिट हो गया। मतलब सारा का मेटल निकल के यहाँ पर जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली सारा मेटल चला जाएगा और इम्प्योरिटी यहाँ पर छूट जाएंगे, मतलब प्यूरिफिकेशन हो गई। Now John refining method. So this method of purification of metal is based on principle that when impure molten metal gradually cooled, deposit crystal of pure metal while impurity left behind. John refining method जो होती है वो बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर। कौन सा प्रिंसिपल, तो जब इम्प्योर मेटल को, जब इम्प्योर मॉल्टन मेटल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो जो प्योर मेटल की एटम होती है क्रिस्टलाइज कर जाती है और जो इम्प्योरिटी है लेफ्ट बिहाइंड। तो जोन रिफाइनिंग मेथड, जो जोन रिफाइनिंग मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन है वह बेस्ड है एक प्रिंसिपल के ऊपर, एक सिद्धांत के ऊपर। कौन से प्रिंसिपल, तो जब इम्प्योर मॉल्टन मेटल को, जब इम्प्योर मॉल्टन मेटल को ग्रेजुअली कूल किया जाता है, मतलब ऐसी मेटल जिसके अंदर इम्प्योरिटी है और वो मॉल्टन स्टेट में है, अगर कोई ऐसी मेटल है जिसमें इम्प्योरिटी और वो मॉल्टन स्टेट में है, द्रवित अवस्था में है, मॉल्टन में तो द्रवित अवस्था में है, तो उसे जब हम ग्रेजुअली कूल करते, धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो जो प्योर मेटल की एटम होती हैं वो क्रिस्टलाइज कर जाती है। जो प्योर मेटल की एटम होगी वो क्रिस्टलाइज कर जाएंगी और इम्प्योरिटी निकल के बाहर हो जाएगा। ये कह रहा है कि जोन रिफाइनिंग मेथड, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट व्हेन इम्प्योर मॉल्टन मेटल ग्रेजुअली कूल, जब इम्प्योर मॉल्टन मेटल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो जो प्योर मेटल की एटम होती हैं वो क्रिस्टलाइज कर जाती हैं एंड इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में करा क्या जाता है, तो इम्प्योर मेटल को लिया जाता है एक रॉड के फॉर्म में। ये इम्प्योर मेटल है, ये इम्प्योर मेटल है, ये इम्प्योर मेटल है, इसको क्या करा गया है तो एक रॉड के फॉर्म लिया गया, इट इज ए इम्प्योर मेटल, उसे रॉड के फॉर्म लिया गया है। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ रॉड, टेकन इन फॉर्म ऑफ रॉड, अ मूविंग सर्कुलर हीटर फिटेड अराउंड इट। तो ऑब्वियसली एक जो है हीटर को, एक सर्कुलर हीटर को, ये सर्कुलर हीटर है जिसको फिट किया गया है, जो इसके एलोंग क्या हो रहा तो मूव कर रहा, तो ये करा कि मूविंग सर्कुलर हीटर फिटेड ऑन इट विच स्लोली मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, जो धीरे धीरे क्या हो रहा तो लेंथ ऑफ रॉड के अलोंग मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर हीटर आया, अब यहाँ पर हीटर आया तो इस जोन को क्या करेगा, तो इस जोन को ऑब्वियसली हीट कर करके इसे मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जब हीटर यहां पर है तो इस जोन को क्या करा, इस रीजन को क्या करा तो मेल्ट करा, और इस रीजन को मेल्ट करके आगे बढ़ गया। तो जैसे इस रीजन को मेल्ट करके आगे बढ़ा, जैसे इस रीजन को मेल्ट करके आगे बढ़ा तो इसके अंदर जो प्योर मेटल होंगी, इसके अंदर जो प्योर मेटल होंगी वो
क्रिस्टलाइज कर जाएंगे और इम्प्योरिटी से निकल कर बाहर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इन दिस मेथड जो इम्प्योर मेटल होता है उसे रॉड के फॉर्म में लिया जाता है, उसके ऊपर एक मूविंग सर्कुलर हीटर को फिट किया दिया जाता, जो धीरे धीरे क्या होता तो रॉड के अलोंग मूव करता है, जो धीरे धीरे क्या होता तो लॉन्ग along the length of the रॉड के लेंथ के along मूव करता है। तो बेसिक जैसे यहां पर सर्कुलर हीटर आया तो इस रीजन को क्या करेगा, तो इस रीजन को मेल्ट करेगा और मेल्ट करके आगे बढ़ जाएगा। जैसे मेल्ट करके आगे बढ़ा तो इसके अंदर जो प्योर मेटल होंगी उसकी एटम क्रिस्टलाइज कर जाएंगी और इम्प्योरिटी निकल के क्या होगा तो बाहर हो जाएगा। तो ये करा कि in this method impure metal taken in form of rod, a moving circular heater it fitted around it which slowly move along the length of the rod, जो कि slowly रॉड के लेंथ के along मूव कर रहा है। एज हीटर मूव, जैसे जैसे हीटर मूव करता है, एज द हीटर मूव, जैसे जैसे हीटर मूव करता है, जो मॉल्टन इम्प्योरिटीज होती है, जैसे जैसे हीटर मूव करता है तो जो प्योर मेटल तो क्रिस्टलाइज हो गया। जैसे हीटर मूव करेगा इस रीजन को मेल्ट करके जैसे मूव करा तो इसके अंदर जो प्योर मेटल होगी वो तो क्रिस्टलाइज कर जाएंगे, लेकिन इम्प्योरिटी निकल के क्या हो जाएंगी तो बाहर हो जाएगी। तो एज द हीटर मूव मॉल्टन इम्प्योरिटीज also move along the length along the heater also move with the heater। ऑब्वियसली जो इम्प्योरिटी होती है वो हीटर के साथ मूव कर जाती है और जो प्योर मेटल होता है वो क्रिस्टलाइज कर जाता है। लास्टली एट द एंड ऑफ द रॉड वेयर इम्प्योरिटीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, तो ऑब्वियसली ये क्या करते जा रहा तो जोन बाय जोन को हीट कर करके प्योर मेटल को क्रिस्टलाइज करा, इम्प्योरिटी को लेता जा रहा, प्योर मेटल को क्रिस्टलाइज करता जा रहा, इम्प्योरिटी को लेते जा रहा, प्योर मेटल को क्रिस्टलाइज होने छोड़ देता है और इम्प्योरिटी को लेते जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, तो यहाँ इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी जमा हो जाएंगी। तो इसको क्या करेगा तो फाइनली इसको कट कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है, तब तक रिपीट किया जाता है, तब तक दोहराया जाता है जब तक डिजायर्ड स्टेट ऑफ प्योरिटी नहीं आ जाती। कह कि लास्टली एट द एंड ऑफ द रॉड इम्प्योरिटीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इज कट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स until desired state of purity is not reached. This method is especially useful for producing the semiconductor of high purity। ये जो मेथड है ये यूजफुल होता है किसके लिए तो सेमीकंडक्टर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो जैसा नाम है जोन रिफाइनिंग मेथड, ये जो मेथड है पहली पॉइंट की ये जो मेथड है बेस्ड एक प्रिंसिपल के ऊपर। कौन सी प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत, जब इम्प्योर मॉल्टन मेटल मतलब ऐसी मेटल जिसमें इम्प्योरिटी है उसको अगर आप मेल्ट कर करके ऑब्वियसली ग्रेजुअली कूल करेंगे तो जो प्योर मेटल की एटम होती है वो क्रिस्टलाइज कर जाता है, जो प्योर मेटल की एटम होती है क्रिस्टलाइज कर जाता और इम्प्योरिटी निकल के बाहर हो जाता है। इस मेथड में क्या करा जाता तो इम्प्योर मेटल को रॉड के फॉर्म में लिया गया, उसके ऊपर एक मूविंग सर्कुलर हीटर को फिट कर दिया गया है। तो जैसे जैसे हीटर मूव करेगा, जैसे जैसे हीटर मूव करेगा और जैसे जैसे हीटर मूव करेगा क्या होगा तो जो इम्प्योरिटीज के साथ चली जाएंगी, लेकिन जो प्योर मेटल होंगी वो क्रिस्टलाइज कर जाएगा। तो बेसिक लास्टली एंड पर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेट होगा, इसको कट कर दीजिए और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक डिजायर्ड स्टेट ऑफ प्योरिटी नहीं आ जाए। और ये जो मेथड है याद रखेंगे, ये जो मेथड है ये यूज होता है प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी। ये जो मेथड है ये यूज होता है किसके लिए तो हाई प्योरिटी के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। ठीक है, now fifth method of purification of metal is vapor phase refining method। now fifth method of purification of metal is vapor phase refining method। this method of purification of metal is based on principle that impure metal is converted into suitable volatile compound which on being heated at high temperature get decomposed to give pure metal। vapor phase refining method for purification of metal, वेपर फेज जैसा नाम है कि इस मेथड में पहले इम्प्योर मेटल को, इस मेथड में फर्स्ट इम्प्योर मेटल को सुटेबल वोलेटाइल कंपाउंड, पहले इम्प्योर मेटल को सुटेबल वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस वोलेटाइल कंपाउंड को जब हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर तो प्योर मेटल मिलता है। तो नहीं कर रहा है वेपर फेज, नाम ही वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। मतलब पहले इम्प्योर मेटल को वेपर मतलब वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वोलेटाइल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो हमें प्योर मेटल देता है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये जो मेथड है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योर मेटल को पहले कन्वर्ट किया जाता है सुटेबल वोलेटाइल कंपाउंड में, जिसे हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं
तो डिकम्पोज कर जाता है प्योर मेटल में। तो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट impure metal is converted into suitable volatile compound which on being heated at high temperature get decomposed to give pure metal. For example, जैसे Mond's process also called carbonyl process. Mond's process also called carbonyl process. Mond's process को हम लोग carbonyl process कहते हैं। यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल, जो Mond's प्रोसेस होती है ये यूज होती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। इस मेथड में जो इम्प्योर निकेल होती है, इस मेथड में जो इम्प्योर निकेल होती है उसे हीट किया जाता है स्ट्रीम ऑफ CO के साथ। इन दिस मेथड इम्प्योर निकेल इज हीटेड विथ स्ट्रीम ऑफ CO। इस मेथड में इसके अंदर जो निकेल है उसके ऊपर जो स्ट्रीम ऑफ CO डालेंगे, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को डालेंगे, तो क्या होगा, तो निकेल और CO आपस में कंबाइन करके निकेल कार्बोनाइल एक वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्म कर देगा। निकेल कार्बोनाइल एक वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्म कर देगा और इसे जब हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो बेसिक जैसे इसके अंदर इम्प्योर निकेल था, इसके ऊपर जब CO डालेंगे तो निकेल की जो एटम होंगी सब कंबाइन करके, इसके अंदर जो निकेल की एटम होगी CO से कंबाइन करके, इसके अंदर जो निकेल की एटम होगी CO से कंबाइन करके वोलाटाइल कंपाउंड के फॉर्म में उड़ जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ इंप्योरिटी छूट जाएंगी। और जब इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो CO निकल आएगा और CO एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा और आपके पास प्योर निकल बन जाएंगे, प्योर निकल रह जाएंगे। तो ये कह रहा है कि वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये जो मेथड है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर। कौन सी प्रिंसिपल, तो जब इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट किया जाता है सुटेबल वोलाटाइल कंपाउंड को, तो दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट, ये जो मेथड है प्यूरिफिकेशन का आधारित एक सिद्धांत के ऊपर। कौन से सिद्धांत, तो पहले इम्प्योर मेटल को वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और उस वोलाटाइल कंपाउंड को जब हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जब उस वोलाटाइल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो कह रहे दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन मेटल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू सुटेबल वोलाटाइल कंपाउंड व्हिच ऑन बीइंग हीटेड एट हाई टेम्परेचर गेट डिकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल में पहला Mond's प्रोसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल प्रोसेस और ये यूज होती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो निकेल के ऊपर निकेल को हीट किया जाता है किसके साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ। तो निकेल CO के साथ कंबाइन करके क्या होता, तो निकेल कार्बोनाइल एक वोलाटाइल कंपाउंड बना देता है। निकेल को ऑब्वियसली इम्प्योर निकेल को हीट किया जाता है किसके साथ, तो CO के साथ। तो ऑब्वियसली ये निकेल कार्बोनाइल बनाया और इसे हाई टेम्परेचर पर जब हीट किए तो CO निकल गया, प्योर निकल आपको मिलाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड Mond's प्रोसेस also called carbonyl process और ये यूज होती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। उसी तरह से सेकेंड वन इज द वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस। पहले इसे आप नोट करिए। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड इज द वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस। तो वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस में जैसे आपको मैंने बताया कि वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर कि इम्प्योर मेटल को फर्स्ट वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और उस वोलाटाइल कंपाउंड को जब हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो प्योर मेटल मिलती है। उस तरह से वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस में यहाँ पर इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है आयोडीन के साथ। यहाँ इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है आयोडीन के साथ, तो फॉर्म करता वोलाटाइल कंपाउंड और उसे जब हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो प्योर मेटल मिलता है। तो वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज हीटेड विथ आयोडीन। इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है आयोडीन के साथ, तो देता क्या, तो वोलाटाइल कंपाउंड और उस वोलाटाइल कंपाउंड को जब हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो प्योर मेटल मिलती है। जैसे फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस यूज होती है। इसमें इम्प्योर टाइटेनियम को हीट किया जाता है आयोडीन के साथ, तो इसके अंदर जो भी प्योर मेटल की एटम होगी, इस इम्प्योर टाइटेनियम के अंदर जो भी टाइटेनियम होगी वो आयोडीन से कंबाइन कर करके वोलाटाइल कंपाउंड के फॉर्म स्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा और उसे कलेक्ट करके उसे हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो ऑब्वियसली ये आयोडीन स्केप कर जाएगा और प्योर मतलब ये कंपाउंड डिकम्पोज कर जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएंगी और प्योर टाइटेनियम मिल जाएगा और आयोडीन स्केप कर जाएंगी। ये कह रहा है कि वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस, ये मेथड भी क्या है,
तो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड के एग्जांपल, इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है आयोडीन के साथ, तो फॉर्म करता है वोलेटाइल कंपाउंड, और उस वोलेटाइल कंपाउंड को जब हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो प्योर मेटल में जाती। तो यहाँ पर इम्प्योर टाइटेनियम थी, इसे आयोडीन के साथ अपन ने हीट करा तो क्या हुई, तो इसके अंदर जो भी मेटल एटम होंगी, इसके अंदर इस इम्प्योर मेटल के अंदर जो भी मेटल की एटम होगी वो आयोडीन से कंबाइन कर करके वोलेटाइल कंपाउंड टाइटेनियम आयोडाइड में बनाया होगा और स्केप कर गया, उड़ गया। अब इसे कलेक्ट कर करके अपन ने क्या करा, तो हाई टेम्परेचर पर हीट करा। तो जब हाई टेम्परेचर पर हीट करा तो क्या होगी, तो इससे आयोडीन स्केप कर जाएंगे और प्योर टाइटेनियम आपको मिल जाएंगे। इट इज वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस। तो वन आर्कलेट बोर्ड प्रोसेस एक एग्जांपल है किसकी, तो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड की। ना क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जो बेसिकली मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, ये बेस्ड है एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट, बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एडजॉर्बेंट। ध्यान रखिए जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर, कौन सा, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एब्जॉर्बेंट, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होती है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, तो एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज एक्युमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, तो एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, ऑब्वियसली सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेसीज का एक्युमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो ऑब्वियसली हर मॉलिक्यूलर स्पेसीज अलग अलग बाइंडिंग, अलग अलग फोर्स से, अलग अलग बॉन्ड से, अलग अलग फोर्स से, ध्यान दीजिए एब्जॉर्प्शन क्या है, तो मॉलिक्यूलर स्पेसीज का सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जो सब्सटेंस जमा होती है उसे हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं, और जिसके ऊपर जमा होती है उसे हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर कह रहा है कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एब्जॉर्बेंट। तो बेसिक इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर ये जो जमा हुआ उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेंट, और जिसके ऊपर जमा हुआ है उसे हम कहेंगे एब्जॉर्बेंट। तो अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग फोर्स से, अलग अलग बाइंडिंग फोर्स से इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर, ये आपका क्या हुआ, इसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। तो बेसिक अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग फोर्स से, जैसे इसके ऊपर बेसिक 2-3 सब्सटेंस जमा है, तो एक सब्सटेंस वीक फोर्स से जमा है, एक सब्सटेंस स्ट्रांग फोर्स से जमा है, तो बेसिक एक वीकली बॉन्डेड है, बेसिक एक वीकली है, एक स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो बेसिक भी करा, एक मॉडरेटली बॉन्डेड है। तो बेसिक इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर क्या है, इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर क्या है, तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर स्पेसीज जमा है इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर, मतलब इस सॉलिड के ऊपर क्या है, तो डिफरेंट सब्सटेंस जमा है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पेसीज जमा है। कोई वीकली बॉन्डेड, मतलब वीक बॉन्ड बना करके इस पर जमा हुआ है, कोई स्ट्रांग बॉन्ड बना करके जमा हुआ है, और कोई मॉडरेट बॉन्ड बना करके जमा हुआ है। तो बेसिक कह कि अब अलग अलग मॉलिक्यूलर स्पेसीज, अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर जमा है। तो बेसिस मॉलिक्यूलर स्पेसीज को इसके ऊपर जमा कर लीजिए, उसको सेपरेट करके हीट करिए, तो जो वीकली बॉन्डेड होगा वो पहले एस्केप कर जाएगा, उसको अलग कर लीजिए। जो मॉडरेटली बॉन्डेड होगा उसके बाद एस्केप करेगा, उसको फिर अलग करिए, और जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा उसके बाद एस्केप करेगा। तो ये कह रहा है कि जो क्रोमेटोग्राफी है बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, मतलब डिफरेंस यहां पर किस चीज में आएंगी, यहां अंतर किस में आता है, एब्जॉर्प्शन में। मतलब ऑब्वियसली सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बहुत सारी मॉलिक्यूलर स्पेसीज बॉन्डेड, मतलब एक्युमुलेटेड है, जमा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बना करके, कोई वीक बॉन्ड बना करके जमा है, कोई स्ट्रांग बॉन्ड बना करके जमा है, कोई मॉडरेट बॉन्ड बनाकर जमा है। तो ऑब्वियसली क्रोमेटोग्राफी करा कि बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट जमा हुआ है और डिफरेंट बॉन्ड बना करके जो वीकली एब्जॉर्ब कंपोनेंट होती है, जो वीकली एब्जॉर्ब कंपोनेंट होती है वो आसानी से एस्केप कर जाता है, जबकि जो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कंपोनेंट होती है वो सबसे लास्ट में जाकर इल्यूड करेगा, इल्यूड मतलब उड़ जाना, एस्केप कर जाना। तो क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एब्जॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग बॉन्ड के कारण बॉन्डेड होता है। कोई स्ट्रांगली बॉन्ड से बॉन्डेड होता है,
मतलब सॉलिड के सरफेस उसका बहुत सारे सब्सटेंस जमा है, कोई बिग बॉन्ड बना करके जमा हुआ है, कोई मॉडरेट बॉन्ड बना करके जमा हुआ है, कोई स्ट्रांग बॉन्ड बना करके जमा हुआ है। तो जो बिग बॉन्ड बना करके जमा हुआ है उसको अगर आप हीट करेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, और जो मॉडरेट है उसके बाद निकलेगा, और ऑब्वियसली जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है वो आफ्टरवर्ड निकलेगा। तो ये कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें याद रखिए क्रोमेटोग्राफी जो बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर, कौन से प्रिंसिपल, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। तो एक सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर सारे कंपोनेंट को डिपॉजिट करा दीजिए, वो अलग अलग बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, वो अलग अलग बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, और उसे जब हीट करेंगे तो जो वीकली बॉन्डेड होगा वो निकल जाएगा पहले, और जो मॉडरेटली बॉन्डेड होगा उसके बाद निकलेगा, और जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा आफ्टरवर्ड निकलेगा। तो ये कह रहा है कि वीकली एडजॉर्बेंट इल्यूडेड फर्स्ट एंड स्ट्रांगली एडजॉर्बेंट कंपोनेंट इज इल्यूडेड आफ्टरवर्ड। जनरली एब्जॉर्बेंट यूज आर एल्यूमिना और सिल्का। यहाँ जो एब्जॉर्बेंट यूज होती है वो एल्यूमिना होती है और सिल्का होती है। तो ध्यान रखेंगे जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग बॉन्ड के कारण, अलग अलग एब्जॉर्प्शन के कारण, अलग अलग बॉन्ड के कारण जमा हुआ होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एब्जॉर्बेंट। तो बेसिक इट्स एब्जॉर्बेंट मतलब ये सॉलिड के ऊपर जो मोलिकुलर सब्सटेंस जमा होती है वो अलग अलग बॉन्ड से बॉन्ड कर करके जमा होती है। कोई बिग बॉन्ड बना करके जमा होता है, कोई मॉडरेट बॉन्ड बना करके जमा होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के जमा होता है। तो बेसिक एक मोलिकुलर स्पेसिस मतलब एक एब्जॉर्बेंट के ऊपर अलग बहुत सारा मोलिकुलर स्पेसिस जमा है, कोई बिग बॉन्ड बना के, कोई मॉडरेट बॉन्ड बना के, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके, जब इस पर जमा करके आप इसको हिट करेंगे, सेपरेट करके जब हिट करेंगे तो जो वीकली बॉन्डेड होगा तुरंत निकल जाएगा, जो मॉडरेट होगा उसके बाद निकलेगा, और जो स्ट्रांगली होगा सबसे बाद निकलेगा। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंस। तो जिससे हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो दीज आर द प्रिंसिपल, सम प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो बेसिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में आपने देखा दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये डिस्टिलेशन प्रोसेस सुटेबल होता है किसके लिए, तो वोलेटाइल मेटल के लिए। इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है, इस मेथड में इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है। तो क्या होती है, तो जो प्योर मेटल होती है वोलेटाइल होता है, ऑब्वियसली स्केप कर जाता है, उसको सेपरेट करके कॉन्डेंसेट कर देते हैं। ऑब्वियसली लिक्वेशन मेथड ये मेथड सुटेबल होता है फॉर वैसे फॉर दोज मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इस मेथड में क्या किया जाता है, तो इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो जो प्योर मेटल होती है वो मेल्ट डाउन कर जाती है, इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इस मेथड ये जो मेथड है सुटेबल होता है फॉर लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इस मेथड में ऑब्वियसली एक इम्प्योर मेटल एनोड पर लिया जाता है, प्योर मेटल कैथोड पर लिया जाता है, और जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराती है तो एनोड से मेटल निकल करके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। ऑब्वियसली फिर आपने पढ़ा जोन रिफाइनिंग मेथड। ये मेथड सुटेबल है फॉर हाईली प्योर मेटल या हाईली प्योर मेटल को, हाईली प्योर एलिमेंट को प्योरीफाई करने के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। इस मेथड में क्या करा जाता, तो इम्प्योर मेटल को रॉड के फॉर्म में लिया जाता है, उसके ऊपर मूविंग सर्कुलर हीटर को फिट किया जाता है। जैसे जैसे हीटर मूव करती है इम्प्योरिटी निकल करके ऑब्वियसली अलग होता जाता है, एक एंड पर जमा होता जाता, ऑब्वियसली लास्ट एंड को कट कर देते हैं। इस प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्वियसली रिपीट करते हैं ताकि डिजायर्ड स्टेट ऑफ प्योरिटी आ जाए। ऑब्वियसली जैसे सेमीकंडक्टर मेटल के लिए यूज होती है। फिर आपने पढ़ा वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। ये मेथड बेस्ड है प्रिंसिपल के ऊपर, जब इम्प्योर मेटल को पहले हम वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उस वोलेटाइल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो प्योर मेटल मिल जाता है। जैसे आपने मॉन्स प्रोसेस या कार्बोनाइल प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल, आपने देखा कि निकेल को, इम्प्योर निकेल को पहले हीट किया जाता है CO के साथ, तो फॉर्म करता है वोलेटाइल कंपाउंड निकेल कार्बोनाइल, और उसे हाई टेम्परेचर पर जब हीट कर देते हैं तो प्योर निकेल मिल जाती है। उस तरह से वन आर्कलेट बोर प्रोसेस आपने पढ़ा कि इम्प्योर टाइटेनियम को हीट किया जाता है आयोडीन, मतलब इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है आयोडीन के साथ, तो वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म होती है और इसे हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो प्योर मेटल मिल गया। उस तरह से क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, अलग अलग बॉन्ड बना करके जमा होता है। तो जो वीकली बॉन्डेड सब्सटेंस होती है वो आसानी से स्केप कर जाता है, और जो मॉडरेटिव उसके बाद और स्ट्रांगली उसके बाद।
तो ये क्रोमेटोग्राफी ध्यान रखिएगा बेस्ड है किसके ऊपर, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो ये होगी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ऑब्वियसली इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेटल की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को। एक्चुअली बोर्ड वगैरह में क्वेश्चंस खूब बहुत मतलब एवरी ईयर आना ही आना है, ये फिक्स है कि हाउ आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, गिव रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी ओर से कुछ मेटल हैं जिसके चीफ ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का रिएक्शंस पूछता है, जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से आयरन की एक्सट्रैक्शन, कॉपर पराइट से कॉपर की एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसके रिएक्शंस लिखने होते हैं। ऑब्वियसली जिंक ब्लेंड से जिंक को कैसे निकालेंगे उसके रिएक्शंस लिखने होते हैं। ऑब्वियसली बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका रिएक्शंस लिखना होता है। तो कुछ मेटल की एक्सट्रैक्शन की जो रिएक्शंस है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा वो आपका ऑब्वियसली मेटलर्जी की सारी स्टेप्स। अब अपन कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन को और उसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल फ्रॉम देयर चीफ ओर का रिएक्शंस देखेंगे। ओके, बाय।